वो बॉन्ड बनाते ही क्यों हैं? उनको क्या ज़रूरत है बॉन्ड बनाने की? तो हमारे जो एटम्स होते हैं, इसमें पॉइंट्स लिखे हुए हैं, उन पॉइंट्स को पढ़ेंगे। फर्स्ट इज़ द एटम्स कंबाइन टू रिड्यूस देयर ओवरऑल एनर्जी एंड रीच अ स्टेबल स्टेट। हमको भी ये पता है कि हर कोई एक एटम जो है, वो अपने आप को स्टेबल बनाना चाहता है, ठीक है? अपनी लास्ट शेल को कंप्लीटली फुल करना चाहता है, जिसको हम स्टेबल स्टेट बोलते हैं, ठीक है? स्टेबल स्टेट जब हम बात करते हैं स्टेबल स्टेट की, तो सबसे पहले नाम आता है हमारे नोबल गैसेस का, ठीक है? नोबल गैसेस हमने पिछले चैप्टर में पीरियोडिक टेबल के बारे में पढ़ा है। व्हाट इज पीरियोडिक टेबल? जिसमें हमारे सारे एलिमेंट्स अरेंज्ड होते हैं अकॉर्डिंग टू देयर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। उस पीरियोडिक टेबल में हमने ग्रुप 18 के बारे में पढ़ा था। ग्रुप 18 इज आल्सो कॉल्ड अ जीरो ग्रुप एलिमेंट्स, और दोज आर आल्सो कॉल्ड नोबल गैसेस और इनर्ट गैसेस। दे हैव कंप्लीटली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो हर एक एटम जो है वो अपनी लास्ट शेल को कंप्लीटली फिल करना चाहता है, जिसके लिए वो दूसरों के साथ बॉन्ड बनाता है। अगर उसको इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो वो इलेक्ट्रॉन गेन करता है दूसरे एटम से, और अगर उसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, तो वो इलेक्ट्रॉन क्या करता है, लूज़ करता है उन एटम्स को। नेक्स्ट इज़ ऑक्टेट रूल, कि हम जब ये पढ़ते थे पहले कि एटम कंबाइन करेंगे, वो इलेक्ट्रॉन को गेन करेंगे और लूज़ करेंगे, तो वो गेन और लूज़ करते क्यों थे? अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए। ये हम पहले से पढ़ते हुए आ रहे हैं, कि हर एक एटम ये चाहता है कि उसकी जो आउटर मोस्ट शेल है, यानी कि उसका जो ऑक्टेट है, वो कंप्लीटली फिल्ड हो। इसी रूल को ऑक्टेट रूल बोलते हैं। तो ऑक्टेट रूल स्टेट्स दैट एटम्स टेंड टू गेन, लूज़ और शेयर इलेक्ट्रॉन अंटिल दे आर सराउंडेड बाय 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ये वही सेम कॉन्सेप्ट है जो हम क्लास 10th में या 9th में पढ़ते थे, कि हर एलिमेंट अपने लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करना चाहता है, एक्सेप्ट हीलियम एंड हाइड्रोजन, वहां पर 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करते हैं वो। अगर उन दोनों को छोड़ दिया जाए, तो हर एक एलिमेंट ये चाहता है कि उसके लास्ट में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो जाए। इसी को ऑक्टेट रूल बोलते हैं। अब ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए हमारे जो एटम्स हैं, या तो वो आयोनिक बॉन्डिंग करते हैं। आयोनिक बॉन्डिंग का मतलब, आयोनिक बॉन्ड क्या होता था? जिसमें इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है। जैसे हम NaCl का एग्जांपल लेते हैं, तो NaCl के एग्जांपल में हम देखते थे कि Na जो होता था वो लूज करता था, और क्लोरीन जो है वो एक्सेप्ट करता था। उनके बीच में एक बॉन्ड बनता था, जिसको हम आयोनिक बॉन्ड बोलते थे। ये सारा 10th का कॉन्सेप्ट है। सेकंड, हम कोवेलेंट बॉन्डिंग में पढ़ते थे कि अगर किसी एलिमेंट को अपने 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने हैं, तो वो कोवेलेंट बॉन्डिंग करता था। तो व्हाट इज कोवेलेंट बॉन्डिंग? जिसमें इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हम पढ़ते थे। थर्ड है आपका नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? अपने आउटर मोस्ट शेल को इलेक्ट्रॉन गेन या लूज करके मतलब 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करना। दिस इज योर ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट रूल आ गया होगा समझ में? ये सेम तुम्हारा 10th का और 9th का कॉन्सेप्ट है। फिर इसके बाद ये भी आपका बेसिक में है कि लुईस डॉट स्ट्रक्चर। हम क्या करते थे, जब हम 9th में पढ़ते थे, तो हम लास्ट वाले जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते थे किसी भी एलिमेंट के, उनको डॉट से रिप्रेजेंट कर देते थे। जब भी हम, जैसे हाइड्रोजन का अगर हमें सिंबल बनाना है, तो हम क्या करते थे, हाइड्रोजन उसके आगे एक डॉट लगा देते थे। तो वैसे ही ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के आगे 6 डॉट लगाते थे, क्योंकि उसके वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो यही है तुम्हारा लुईस डॉट सिंबल। अब लुईस डॉट सिंबल क्या होता है? द सिंबल रिप्रेजेंट द न्यूक्लियस और इनर इलेक्ट्रॉन्स। इनर इलेक्ट्रॉन्स और न्यूक्लियस को रिप्रेजेंट करने वाले के लिए हम क्या करते हैं, लुईस डॉट सिंबल का यूज करते हैं। डॉट अराउंड द सिंबल रिप्रेजेंट वैलेंस इलेक्ट्रॉन। कोई भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, उसमें हम डॉट से क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, लुईस डॉट सिंबल्स क्या होते हैं हमारे? हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को डॉट से रिप्रेजेंट कर देते हैं, ठीक। द ग्रुप नंबर ऑफन इंडिकेट्स द नंबर ऑफ डॉट्स। जो नंबर ऑफ डॉट्स है वो ग्रुप नंबर रिप्रेजेंट करता है। इस लाइन को पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि डॉट सिंबल का मतलब क्या होता है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन को हम एलिमेंट के सिंबल पे डॉट 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 ऐसे करके रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, इस प्रेजेंटेशन में देखो, फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स लिखे हुए हैं, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, ये सारे लिखे हुए हैं। अब हमने पढ़ा था इनके लास्ट में एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो देखो इनमें एक एक डॉट बना रखा है सब में। सेकंड वाला जो कॉलम है, इसको सेकंड ग्रुप और एल्कलाइन अर्थ मेटल्स बोलते हैं। इनकी वैलेंसी 2 होती है, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं। तो देखो सबके आगे 2-2 इलेक्ट्रॉन्स बना रखे हैं, 2-2 डॉट बना रखे हैं। वैसे ही अगर हम आ जाएं फिर 13 ग्रुप में, ये जो थर्ड वाला कॉलम यहाँ पे बना रखा है, इसको 13 ग्रुप बोलते हैं। इनकी वैलेंसी 3 होती है, तो देखो 3 डॉट बना रखे हैं। ऐसे ही डॉट रिप्रेजेंटेशन को ही हम लुईस डॉट सिंबल्स बोलते हैं। अब नेक्स्ट है कि लुईस डॉट स्ट्रक्चर जो है वो हम बनाते कैसे हैं? इसमें पहला स्टेप होता है आपका काउंट द टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन फॉर ऑल एटम इन द मॉलिक्यूल। किसी भी एक मॉलिक्यूल में, एक एटम के अंदर जितने भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या होता है? आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स। उनको आपको काउंट करना है सबसे पहले।
एग्जाम्पल लेते हैं हम ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है हमारा 8। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गई 2,6। तो 6 उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। स्टेप 2 क्या है? अरेंज द एटम्स विद द लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट एज द सेंट्रल एटम। कि ऐसा एलिमेंट जो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमने थर्ड चैप्टर में पढ़ ली। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी होती है। तो जो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होगा उसको सेंट्रल एलिमेंट बनाना है, यानी कि उसको सेंटर पे बनाना है। उसके बाद स्टेप 3 क्या है? कनेक्ट द एटम्स विद अ सिंगल बॉन्ड एंड डिस्ट्रीब्यूट रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन एज लोन पेयर्स। अब इसको एक एग्जांपल के साथ हम समझेंगे कि इन स्टेप्स में क्या बोला गया है और कैसे करना है। देखो, मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया कि मुझे H2O का स्ट्रक्चर बनाना है। तो H2O का स्ट्रक्चर हम इन स्टेप से कैसे बनाएंगे? उसने बोला था पहला स्टेप क्या है कि आपको काउंट करना है टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो हमारे पास ना दो एलिमेंट है। पहला है हाइड्रोजन, जिसका एटॉमिक नंबर 1 होता है, तो इसके लास्ट में एक ही इलेक्ट्रॉन होगा। अगर इसके लास्ट में एक ही इलेक्ट्रॉन है तो इसका सिंबल ऐसे बनाया जाएगा। दूसरा एलिमेंट कौन है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8। तो 2,6 इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी। 2,6 यानी कि ऑक्सीजन के लास्ट में 6 इलेक्ट्रॉन आए, तो 1 2 3 4 5 और 6 हमने ऐसे बना दिया। अब इसका स्ट्रक्चर हम कैसे बनाते थे? ऑक्सीजन को हम सेंटर पे रखेंगे। स्टेप नंबर 2 ये था कि जो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है उसको सेंटर पे रखो। तो ऑक्सीजन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है दोनों में से, तो मैंने ऑक्सीजन को सेंटर पे रखा। अब तीसरी बात वो क्या बोल रहा है कि सबसे पहले जितने भी एलिमेंट तुमको जोड़ने हैं, मुझे ना इसके साथ 2 हाइड्रोजन जोड़ने हैं। मैंने ऐसे लिख दिया, मैंने इसके साथ 2 हाइड्रोजन को जोड़ना है। ठीक है? तो उस रूल में ये कहा गया है कि पहले आप इनको सिंगल बॉन्ड से जोड़ो। अब सिंगल बॉन्ड हमें पता है कैसे बनता है, 2 डॉट से बनता है। दो जब भी 2 डॉट की शेयरिंग होती है वहां सिंगल बॉन्ड बनता है। अब हमें पता है ऑक्सीजन के लास्ट में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो 1 2 3 4 5 और ये वाला 6। ये तो ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन मैंने बना दिए। अब हाइड्रोजन को सिंगल बॉन्ड से जोड़ेंगे कैसे? एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का और एक इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन का आपस में क्या करेंगे? शेयरिंग करेंगे। ये हो गई इनकी शेयरिंग। सिंगल बॉन्ड हमने बना दिया। एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन का, एक इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन का, ये भी हमने सिंगल बॉन्ड बना दिया। अब जब सिंगल बॉन्ड हमने बना दिया तो सिर्फ ये चेक करना है कि क्या सेंटर वाले एलिमेंट पे 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हुए। तो ऑक्सीजन पे काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ऑक्सीजन के टोटल 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गए, यानी कि यही हमारा किसका स्ट्रक्चर बनेगा? H2O का। तो लुईस डॉट सिंबल से हम किसी भी मॉलिक्यूल का ऐसे डॉट स्ट्रक्चर बना सकते हैं। तो डॉट स्ट्रक्चर बनाने के लिए क्या करना है? सबसे पहले स्टेप नंबर 1 है कि सबके वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट करो। जैसे मैंने हाइड्रोजन के लिए काउंट किया, हाइड्रोजन का एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन आया तो मैंने H डॉट लिख दिया उसको। ऑक्सीजन के लिए 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन आए तो ऑक्सीजन के लिए मैंने 6 डॉट बना दिए। स्टेप नंबर 2 क्या होता है? जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है उसको सेंटर पे बना दो। या अगर तुमको इलेक्ट्रोनेगेटिव याद नहीं रहता है ना, तो तुम सिंपल क्या करो, ये देखो कि कौन एलिमेंट अकेला है। सिंगल एलिमेंट ढूंढना है। जो भी एलिमेंट सिंगल होगा उसको सेंटर पे बना दो। सेंटर पे उस एलिमेंट को बनाना है जो सिंगल होगा। जैसे ऑक्सीजन यहाँ पे अकेला था तो ऑक्सीजन को मैंने सेंटर पे बना रखा। देखो, वैसे ही अगर मैं एग्जांपल लूं CO2 का, कार्बन डाइऑक्साइड का, तो कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन अकेला है तो कार्बन सेंटर पे आएगा। अगर कार्बन सेंटर पे आएगा तो अगल बगल मुझे ऑक्सीजन लगाने पड़ेंगे। अब उन इलेक्ट्रॉन्स को ऐसे अरेंज करना है कि इनका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए। तो पहले तो इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन पता होने चाहिए। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 तो 2,4 होता है, तो मैंने लिखा 1 2 3 4। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 8 होता है, तो 2,6 यहाँ लिख देती हूँ ऊपर। ऑक्सीजन होता है 8, तो 2,6। 6 इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन आए, 1 2 3 4 5 6। यहाँ भी लिखेंगे ऑक्सीजन के लिए 1 2 3 4 5 6। अब हर एलिमेंट का ऑक्टेट होना चाहिए कंप्लीट। तो ऑक्सीजन के लिए देखो, यहाँ इसके 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो रहे हैं, यहाँ इसके 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो रहे हैं। और कार्बन को भी अगर हम सेंटर पे देखें तो 4 इधर हैं, 4 इधर, इसके लिए भी ऑक्टेट कंप्लीट है। यानी कि स्ट्रक्चर हमारा ऐसा ही बनेगा। चलिए कुछ एग्जाम्पल डॉट स्ट्रक्चर को समझने के लिए और पढ़ेंगे। नेक्स्ट मैंने एग्जाम्पल लिया NH3 का। NH3 होता है आपका अमोनिया। NH3 का स्ट्रक्चर हमें बनाना है। जो भी एलिमेंट मैंने कहा अकेला है उसको सेंटर पे बनाएंगे। तो नाइट्रोजन यहाँ पे अकेला है, तो नाइट्रोजन को मैंने सेंटर पे बना दिया। अब इस नाइट्रोजन के साथ मुझे कौन सा एटम जोड़ना है? मुझे 3 हाइड्रोजन जोड़ना है इसके साथ। उन 3 हाइड्रोजन को, एक को बनाया मैंने लेफ्ट में, एक को बनाया मैंने राइट में और एक को बनाया मैंने डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो स्टेप याद रखना है।
स्टेप नंबर 1, जो एलिमेंट अकेला है उसको सेंटर पे बना दो। बाकी जितने एलिमेंट जोड़ने हैं उनको टॉप, बॉटम, लेफ्ट और राइट में जोड़ना है। तो हाइड्रोजन जोड़ने थे तो मैंने लेफ्ट, राइट और बॉटम में जोड़ दिया उसको। अब क्या करना है हमको? वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालने हैं। तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 2,5, यानी कि उसके लास्ट में 5 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो 5 का मतलब है 1, 2, 3, 4, 5। नाइट्रोजन की बात हो गई कंप्लीट। अब अगर हम हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन के लिए हमको पता है, हाइड्रोजन के पास एक ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है। इस हाइड्रोजन के पास भी एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा, इसके पास भी एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा और इसके पास भी एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा। अब क्या करेंगे ये? शेयरिंग करेंगे। हाइड्रोजन को तो 2 ही इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है, तो हाइड्रोजन के 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट, यहाँ भी हाइड्रोजन के 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट और यहाँ भी हाइड्रोजन के 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गए। अब चेक करेंगे क्या नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट है? तो नाइट्रोजन के लिए काउंट करो। नाइट्रोजन के लिए हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो नाइट्रोजन का ऑक्टेट भी कंप्लीट है, हाइड्रोजन के 2 इलेक्ट्रॉन भी कंप्लीट है। तो NH3 का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बनेगा। तो कैसा बना ये स्ट्रक्चर? ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन आए, एक हाइड्रोजन इधर आया, एक इधर आया और एक बॉटम में आया। ये स्ट्रक्चर बनेगा हमारा NH3 का। ये NH3 का स्ट्रक्चर है। तो ऐसे ही आपको सारे मॉलिक्यूल के लिए क्या बनाना है? डॉट स्ट्रक्चर बनाना है। तो डॉट स्ट्रक्चर बनाने के लिए जो भी एलिमेंट अकेला है उसको सेंटर पे बना दो। उसके बाद जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उनको काउंट करो। सेंटर पे एलिमेंट बनाने के बाद जिन एलिमेंट को आपको जोड़ना है उनको टॉप, बॉटम, लेफ्ट और राइट में जोड़ दो। जैसे अभी NH3 के स्ट्रक्चर में हमने देखा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। यहाँ पे देखो एग्जाम्पल दिया हुआ है। लुईस स्ट्रक्चर का एग्जाम्पल दे रखा है। लुईस स्ट्रक्चर का एग्जाम्पल वही सेम जो मैंने H2O का समझाया और CO2 का समझाया, वही सेम वहां पर भी गिवन है। नेक्स्ट है आपका फॉर्मल चार्ज का कॉन्सेप्ट। फॉर्मल चार्ज का मतलब क्या होता है? फॉर्मल चार्ज इज द चार्ज assigned to an atom in a molecule assuming that electrons in chemical bond are shared equally between atom regardless of electronegativity। एक बार जब बॉन्ड बन जाता है किसी भी दो एटम्स के बीच में, तो उसके बाद वो दोनों क्या हो जाते हैं? स्टेबल हो जाते हैं। जैसे मैंने बोला NH3 में हाइड्रोजन का जो डुप्लेट है वो भी कंप्लीट हो चुका है, नाइट्रोजन का ऑक्टेट है वो भी कंप्लीट हो चुका है। अगर वो दोनों कंप्लीट हो चुके हैं तो उसके बाद वो दोनों के दोनों ना तो कोई ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव रह जाएगा ना कम, यानी कि उन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो जाती है? एक जैसी बन जाती है। इसी कॉन्सेप्ट को हम फॉर्मल चार्ज का कॉन्सेप्ट बोलते हैं। फॉर्मल चार्ज का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि हर मॉलिक्यूल, हर एक एटम जो उस मॉलिक्यूल के अंदर है, वो अपने आप को ज़ीरो चार्ज बनाना चाहता है। जो चार्ज होता है ना, वो किसी भी एलिमेंट के ऊपर एक बोझ होता है। कोई एलिमेंट अपने सर के ऊपर बोझ नहीं लेना चाहता। यानी कि कोई एलिमेंट अपने सर के ऊपर चार्ज नहीं रखना चाहता है। वो चाहता है कि उसके ऊपर ज़ीरो चार्ज बन जाए। इसीलिए उस मॉलिक्यूल में वो क्या करता है? चार्ज को ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करेगा जिससे कि उसका चार्ज लगभग-लगभग ज़ीरो हो जाए। उसी कॉन्सेप्ट को हम फॉर्मल चार्ज का कॉन्सेप्ट बोलते हैं। तो फॉर्मल चार्ज क्या है तुम्हारा? कि जो भी चार्ज हम निकालेंगे, जो चार्ज हमने निकाला किसी भी एक मॉलिक्यूल के अंदर, ताकि वो स्टेबल बन जाए, उसको फॉर्मल चार्ज बोला जाता है। क्या-क्या इंपॉर्टेंट टर्म है? पहला है स्टेबिलिटी टूल, दूसरा है कि जो हमारा गोल है वो ज़ीरो चार्ज होना चाहिए, कि स्ट्रक्चर विथ फॉर्मल चार्ज क्लोजेस्ट टू ज़ीरो आर टाइपिकली मोर स्टेबल। यानी कि जिसमें ओवरऑल चार्ज ज़ीरो आ जाता है, उसको स्टेबल माना जाता है। नेगेटिव फॉर्मल चार्जेस शुड रिसाइड ऑन द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स। जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उस पर नेगेटिव चार्ज आएगा, जो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। ये बात हमने क्लास में डिस्कस कर ली थी, ये तो थर्ड चैप्टर में ही पढ़ लिया था हमने। थर्ड चैप्टर में हमने पढ़ा था कि जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचता है। वहां पे हमने टग ऑफ वॉर का एग्जाम्पल देखा था कि जो भी टीम ज्यादा स्ट्रेंथफुल होती है, जिसमें ज्यादा स्ट्रेंथ होती है, वो उस रस्सी को अपनी तरफ खींच लेता है। तो यहाँ पर ये वाला कॉन्सेप्ट यूज करना है। और फॉर्मल चार्ज का मतलब सिर्फ इतना ही है कि टोटल चार्ज किसी मॉलिक्यूल में जब तक जीरो नहीं होगा तब तक हम उसको स्टेबल नहीं बोल सकते। और किसी मॉलिक्यूल को अगर स्टेबल बनाना है तो फिर उसमें टोटल चार्ज हमारा जीरो होना चाहिए। नेक्स्ट है तुम्हारा कैलकुलेटिंग द फॉर्मल चार्ज। तो फॉर्मल चार्ज निकालना कैसे है ये देखेंगे। तो फॉर्मल चार्ज का हमारा जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका, सबसे पहले आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिखने होते हैं। जैसे फॉर्मूले में लिखा हुआ है वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस करना है नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स का मतलब क्या होता है? लोन पेयर्स। जितने भी लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको काउंट करना है। फिर है माइनस हाफ ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। अब इसको हम एग्जाम्पल से समझेंगे कि कैसे फॉर्मल चार्ज निकाला जाता है। तो फॉर्मल चार्ज निकालने के लिए एक
मॉलिक्यूल का हम एग्जांपल ले लेते हैं। मैंने एग्जांपल ले लिया H2O का। तो सबसे पहले तो आपको इसका लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाना है H2O के लिए। तो कैसे बनता है? अभी सीखा था। 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे, 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे, बाकी के जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो हाइड्रोजन के साथ ऐसे शेयरिंग करते हैं। ये डॉट स्ट्रक्चर बनता है हमारा वाटर का। तो सबसे पहला काम क्या है कि आपको किसी भी मॉलिक्यूल के लिए अगर फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करना है, तो सबसे पहले आप उसका डॉट स्ट्रक्चर बनाओगे, जैसे मैंने इस H2O के लिए बनाया है। इसके बाद हम क्या करेंगे? फॉर्मूला लिखेंगे। तो फॉर्मल चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है? सबसे पहले वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिखने हैं। अब एटम तो यहाँ पे बहुत सारे हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन हम किसके लिए लिखेंगे? फॉर्मल चार्ज हमेशा एक ही एलिमेंट के लिए निकाला जाता है। या तो सिर्फ हाइड्रोजन का ही निकलेगा या फिर ऑक्सीजन का, ऐसे। तो सबसे पहले मैं हाइड्रोजन का निकाल रही हूँ। तो सबसे पहले वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिखते हैं। उसके बाद माइनस करते हैं बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन से। अब बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या होता है? वो इलेक्ट्रॉन जिन्होंने बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेशन दिखाया, यानी कि पार्टिसिपेट किया या फिर बॉन्ड बनाया है। जैसे हाइड्रोजन के केस में देखो, यहाँ बॉन्ड कितने इलेक्ट्रॉन से बना है? सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन से इस हाइड्रोजन का बॉन्ड बना है। तो इसके लिए बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 2। फिर आता है -1/2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब हाइड्रोजन के ऊपर कोई लोन पेयर नहीं होंगे। यहाँ पे लोन पेयर क्या होते हैं? जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन बच जाते हैं, जिन्होंने बॉन्डिंग नहीं की होती, उनको लोन पेयर बोलते हैं। तो लोन पेयर यहाँ इस एटम के ऊपर प्रेजेंट नहीं है। तो यहाँ पर इस वाली वैल्यू की जगह 0 आएगा। आपको ये याद रखना है, VBL। VBL का मतलब क्या है? सबसे पहले फॉर्मूले में वैलेंस इलेक्ट्रॉन आएंगे, फिर बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, फिर लोन पेयर आएंगे। VBL याद रखना है, और माइनस के साइन के साथ लोन पेयर को 1/2 से भी डिवाइड करते हैं। तो फॉर्मूला तो जो है वो आपको याद करना पड़ेगा, और फॉर्मल चार्ज निकालते कैसे हैं वो सीखना पड़ेगा बस आप। तो फॉर्मूला याद करने के बाद यहाँ मैं डायरेक्टली फॉर्मूला लिख रही हूँ। फॉर्मूला क्या होता है फॉर्मल चार्ज का? सबसे पहले वैलेंस इलेक्ट्रॉन, उसके बाद माइनस का साइन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, फिर माइनस का साइन 1/2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब मैं ऑक्सीजन के लिए निकाल के दिखाती हूँ। ऑक्सीजन के लिए आप फॉर्मल चार्ज कैसे निकालोगे? तो ऑक्सीजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? एटॉमिक नंबर 8 है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,6 होगी। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन आ गए 6। माइनस का साइन लगाएंगे। फिर है आपका बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। अब ऑक्सीजन में ये देखो कितने इलेक्ट्रॉन ने बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट किया है। तो ऑक्सीजन के केस में एक इस इलेक्ट्रॉन ने, दूसरा ये वाला इलेक्ट्रॉन, तीसरा ये इलेक्ट्रॉन और फोर्थ ये इलेक्ट्रॉन। 4 ऐसे इलेक्ट्रॉन हैं जिन्होंने बॉन्ड बनाया। तो यहाँ पे आ जाएगा 4 माइनस 1/2। लोन पेयर का मतलब होता है ऑक्सीजन के ऐसे इलेक्ट्रॉन जिन्होंने बॉन्ड नहीं बनाया। तो देखो ये वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं जो ऑक्सीजन के ऊपर, और ये वाले जो लगे हुए हैं, इन्होंने बॉन्ड नहीं बना रखा है। तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है? ये 4। तो मल्टीप्लाई में लिखेंगे 4। अब इसको सॉल्व कर देंगे। 6 - 4 माइनस, ये आएगा 2 2 जा 4। 6 - 6 आंसर कितना आया? 0। जिसका भी फॉर्मल चार्ज 0 आ जाता है, यानी कि वो मॉलिक्यूल स्टेबल है, यानी कि वाटर मॉलिक्यूल हमारा स्टेबल मॉलिक्यूल बन गया। तो जब भी आपको फॉर्मल चार्ज निकालना है तो आपको VBL याद रखना है। ये ऑर्डर है आपका फॉर्मूला याद रखने का। तो वैलेंस बॉन्ड के जो हमारे जब भी हमारा वैलेंस बॉन्ड बनेगा, तो उस वैलेंस बॉन्ड में जब फॉर्मल चार्ज निकाला जाता है तो वो 0 आना चाहिए। जिसका फॉर्मल चार्ज 0 आ गया, मतलब वो मॉलिक्यूल स्टेबल है। और अगर फॉर्मल चार्ज तुम्हारा 0 नहीं आ रहा है, तो कहीं ना कहीं वहां पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, और वो अनस्टेबल होगा आपका मॉलिक्यूल। तो जितने भी हमारे नेचर में स्टेबल मॉलिक्यूल हैं, उन सब के लिए क्या होता है? फॉर्मल चार्ज 0 आता है। फॉर्मल चार्ज निकालते ही इसीलिए है कि हम स्टेबिलिटी चेक कर सके। फॉर्मूला लिखा हुआ है V B और यहाँ पे L। नेक्स्ट। अब फॉर्मल चार्ज का एप्लीकेशन क्या है? फॉर्मल चार्ज कहाँ यूज होता है, या फिर इसको क्यों पढ़ा जाता है, क्या एप्लीकेशन है इसका? कि सेलेक्टिंग स्टेबिलिटी, ये ओवरऑल चार्ज जो आना चाहिए वो 0 आना चाहिए। यहां पर देखो, सेंट्रल एटम ऑक्सीजन पे अगर +1 है तो दूसरे किसी एटम पे -1 आना चाहिए, और तीसरे एटम पे यहाँ पे देखो ओवरऑल चार्ज क्या आएगा? ये तो 0 ही है। इस पे +1 है, इस पे -1 है, तो +1 -1 क्या हो गया? 0। तो ओवरऑल चार्ज एक मॉलिक्यूल पे 0 होना चाहिए। इसी को हम क्या बोलते हैं? फॉर्मल चार्ज का कॉन्सेप्ट बोलते हैं, और ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद आता है कि अभी तक सारे मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर बनाने के लिए
सारे मॉलिक्यूल को पढ़ने के लिए हम ऑक्टेट रूल को पढ़ते हुए आ रहे हैं। 9th में भी हमने इस रूल को पढ़ा था, 10th में भी हम इस रूल को पढ़ते हैं जहाँ पे हम मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की बात करते हैं। 11th में भी फर्स्ट पार्ट में हमने इसी रूल से स्टार्टिंग करी अपने चैप्टर की कि हर एक एलिमेंट अपने आप को स्टेबल बनाना चाहता है बाय कंप्लीटिंग देयर 8 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल। लेकिन इस रूल के ऑक्टेट रूल के कुछ लिमिटेशंस हैं जिसको ये फुलफिल नहीं कर पाता है। पहला है इनकम्प्लीट एंड ऑड इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट्स। कुछ मॉलिक्यूल हमारे ऐसे होते हैं जिनका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो पाता है, लेकिन फिर भी वो स्टेबल होते हैं। अगर मैं एग्जांपल लूं, BH3, ये मॉलिक्यूल लिया। अब BH3 में B है बोरोन और H है हाइड्रोजन। बोरोन का एटॉमिक नंबर होता है 5, तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगी 2,3। 3 आए इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अभी याद किया था वैलेंस इलेक्ट्रॉन को डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, तो डॉट बना दिया मैंने यहाँ पे। अब हमको इस बोरोन के साथ 3 हाइड्रोजन ऐड करने हैं। तो हाइड्रोजन कैसे लिखेंगे? एक मैंने लिखा लेफ्ट में, एक मैंने लिखा राइट में और एक मैंने लिखा बॉटम पे। हाइड्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिख दो अब। हाइड्रोजन 1 बैलेंस हो गया, हाइड्रोजन 1 ये भी बैलेंस हो गया, हाइड्रोजन 1 ये भी बैलेंस हो गया। तो हाइड्रोजन का तो डुप्लेट हो गया कंप्लीट। लेकिन इस बोरोन को देखो, बोरोन के टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं? 1 2 3 4 5 6। 6 मतलब इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है तब तो ये अनस्टेबल होना चाहिए, लेकिन ये बहुत ही स्टेबल मॉलिक्यूल होता है। तो पहला ऑक्टेट रूल का जो लिमिटेशन है वो यही है। कुछ मॉलिक्यूल ऐसे भी होते हैं जिनका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता है, लेकिन फिर भी उनको स्टेबल माना जाता है। फिर उसके बाद इनकम्प्लीट ऑक्टेट समझ में आ गया। वैसे ही कुछ मॉलिक्यूल ऐसे हैं तुम्हारे जिनके पास एक सिंगल इलेक्ट्रॉन बच जाता है। इलेक्ट्रॉन तो हमेशा हम पेयर में लिखते हैं ना, कुछ मॉलिक्यूल ऐसे भी होते हैं जिनमें सिंगल इलेक्ट्रॉन बच जाता है, तो वो भी इसकी लिमिटेशन है। नेक्स्ट है एक्सपेंडेड ऑक्टेट। एक्सपेंडेड ऑक्टेट का मतलब होता है कि जितने इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट में होने चाहिए, हमें पता है ऑक्टेट में टोटल 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, लेकिन कुछ मॉलिक्यूल ऐसे भी हैं जिनमें 8 से भी ज्यादा इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। उनको एक्सपेंडेड ऑक्टेट बोला जाता है, उनको हाइपर वैलेंट मॉलिक्यूल्स बोला जाता है। स्लाइड में यहाँ पे सब हेडिंग में लिखा हुआ है हाइपर वैलेंट मॉलिक्यूल्स। तो ऐसे एलिमेंट, देखो उसमें लिखा है कि एलिमेंट्स इन पीरियड 3 आर बियॉन्ड कैन accommodate more than 8 इलेक्ट्रॉन ड्यू टू अवेलेबल d ऑर्बिटल्स। कुछ मॉलिक्यूल ऐसे भी होते हैं जिनके पास d ऑर्बिटल अवेलेबल होता है और वो अपने ऑक्टेट को एक्सपेंड कर सकते हैं। अब इसका मतलब क्या है, तो इसको एग्जांपल से समझो। सिंपल, यहाँ पे सिर्फ एग्जांपल पढ़ना है आपको। मैंने एग्जांपल लिया SF6 का, इसको बोलते हैं सल्फर हेक्साफ्लोराइड। अब जो सल्फर है, सल्फर के लास्ट में सल्फर का एटॉमिक नंबर होता है 16, तो 2,8,6 इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बनेगी। ठीक है, यहाँ लिख दिया मैंने 2,8,6। तो 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन आए, तो मैंने लिखा 1 2 3 4 5 6। ये 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन बना दिया मैंने इसके अगल बगल। अब मुझे इसके साथ 6 फ्लोरीन जोड़ने हैं। कैसे जोड़ेंगे 6 फ्लोरीन? 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6 हो गया। क्लोरीन तो 6 जुड़ गए। अब सल्फर का ऑक्टेट देखो कितना कंप्लीट हुआ है। सल्फर के केस में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 टोटल 12 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं सल्फर के ऊपर, लेकिन ऑक्टेट 8 में ही कंप्लीट हो जाता है। तो यानी कि सल्फर हेक्साफ्लोराइड है, इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, कंप्लीट से भी ज्यादा है, 12 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं इसके पास, लेकिन फिर भी एक स्टेबल मॉलिक्यूल है। तो ये दूसरी लिमिटेशन है तुम्हारे ऑक्टेट रूल की। पहले तो वो पढ़े कि जिनमें ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो रहा था, दूसरे वो पढ़े कि जिनमें कंप्लीट तो है लेकिन उससे भी ज्यादा इलेक्ट्रॉन उसके पास प्रेजेंट है और वो फिर भी स्टेबल है। तो ये ऑक्टेट रूल की दूसरी लिमिटेशन हो गई। पहला था तुम्हारा इनकम्प्लीट ऑक्टेट और दूसरा है तुम्हारा हाइपर वैलेंट मॉलिक्यूल्स। हाइपर वैलेंट मतलब जिनमें ज्यादा हमारे क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं ड्यू टू ऑक्टेट्स। चलिए अब हम कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। लुईस डॉट स्ट्रक्चर क्या क्या होते हैं। जैसे फ्लोरीन के लास्ट में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते थे, तो फ्लोरीन को हम ऐसा बनाते थे। वैसे ही सोडियम के लास्ट में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, उसको हम ऐसा बनाते थे। अगर मैं बात करूं मैग्नीशियम की, तो मैग्नीशियम होता है 2,8,2, लास्ट में 2 इलेक्ट्रॉन आए तो उसको हम ऐसे बनाएंगे। ये तो डॉट स्ट्रक्चर हमने सीख रखे थे, वही सेम चीज हमने यहाँ पे रिपीट करी। फिर हमने ये देखा कि एटम कंबाइन करते क्यों हैं। ये एटम कंबाइन करते हैं अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, और जब भी कोई एक एटम अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए रिएक्शन करेगा दूसरों के साथ या बॉन्ड बनाएगा दूसरों के साथ, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ऑक्टेट रूल बोलते हैं। तो ऑक्टेट रूल यही कहता है हमारा कि कोई भी मॉलिक्यूल है अपने आप को स्टेबल बनाना चाहता है, इसीलिए वो क्या करता है, दूसरों के साथ बॉन्ड बनाएगा।
इसके बाद हमने देखा कि चलो वो बॉन्ड तो बनाएगा, लेकिन हम उसको दिखाएँगे कैसे? तो उसके लिए हमने डॉट स्ट्रक्चर बनाना स्टार्ट किया। डॉट स्ट्रक्चर हमने कैसे बनाया? जैसे कि मान लो ये F है, इसके सामने मैंने हाइड्रोजन को रख दिया, तो हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन ऐसे बन गया, ये शेयरिंग करते हैं, ये इसका डॉट स्ट्रक्चर बन गया। ये आपने 10th में भी सीखा होगा। उसके बाद हमने ये देखा कि जब भी किसी मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन होती है, तो उसपे ओवरऑल चार्ज 0 होना चाहिए। तो जिस मॉलिक्यूल में ओवरऑल चार्ज 0 होता है, तो वो क्या होता है हमारा स्टेबल होता है। अच्छा, एक छोटा-सा चेंज करना, मैंने एक फ़ॉर्मूला बताया था ना वीबीएल, इस वीबीएल में आपको क्या करना है, ये तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये लोन पेयर्स होते हैं, ठीक है? वो तो 2 करना है ना आपको, वो बॉन्डिंग में करना है अपॉन में 2, बस बाकी जगह माइनस ही आएगा। माइनस खैर दोनों में ही होता है। बी मतलब बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन जिन्होंने बॉन्ड बनाया था, और एल मतलब लोन पेयर, जो लोन पेयर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स बचे हुए होते हैं किसी एलिमेंट के पास, दोज़ आर कॉल्ड लोन पेयर्स। तो उस फॉर्मूले में बस इतना सा चेंज करना, वीबीएल जो मैंने आपको बताया है, उसमें बी में अपॉन में 2 आता है। बी मतलब बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे तुम्हारे। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स का मतलब होता है जिन्होंने बॉन्ड बनाया है उनको बॉन्डिंग बोलते हैं, जिन्होंने बॉन्ड नहीं बनाया उनको नॉन बॉन्डिंग या फिर लोन पेयर्स बोलते हैं।